वेलकम टू जे डी कोडेक्स यूट्यूब चैनल। चलो यार, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल मैं रीड कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ये सवाल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। ये जेई में एक थोड़ा नेग्लेक्टेड सा टॉपिक रहता है, बट यार ये वाले जो क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसमें क्या है ना, ओम्स लॉ की एनालॉजी लगती है। तो क्वेश्चन सॉल्व से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ओम्स लॉ का यूज़ यहाँ पर कैसे होगा। कई लोगों को लग रहा होगा ओम्स लॉ यहाँ कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो कर आई है वो है करंट और वी वोल्टेज है और ये है। तो यहाँ पर अगर हम हीट के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो यहाँ पर करंट है वो बन जाता है डी क्यू बाई डी टी, दैट इज हीट करंट। इसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो हमारा बन जाता है टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस बन जाता है। और जो आर है वो आर यहाँ पर जो बनता है वो होता है एल बाय के ए। अब ये एल है लेंथ, के यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है और ए यहाँ पर होता है एरिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्लैब्स हैं, यहाँ पर 3 स्लैब्स हैं, तो इन स्लैब्स को हम क्या करते हैं, इनका हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है वो होता है एल बाय के। इसका मतलब है कि यहाँ पर के उस पर्टिकुलर स्लैब का है। तो यहाँ पर हमें जो डायग्राम हम देखते हैं तो ये डायग्राम बना हुआ है और ये इस तरह का डायग्राम है। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहाँ का दे रखा है थीटा और यहाँ दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। देखो यार, जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज होता है, जैसे दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसमें जो करंट है वो सेम होता है और वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हीट है, हीट करंट है वो सेम रहेगा और जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। वोल्टेज का डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, दैट इज टेम्परेचर का डिफरेंस। सिमिलरली अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में है तो पैरेलल में इसका क्या मतलब है, पैरेलल में इसका मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज है दोनों के करस्पॉन्डिंग वो सेम रहने वाला है। और अगर हीट के रेस्पेक्ट, हीट वाले चैप्टर के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस सेम रहता है, तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यार, एक स्लैब ये है हमारी और एक स्लैब हमारी ये है। तो इस स्लैब के अक्रॉस अगर टेम्परेचर का डिफरेंस देखें तो वो बैठ रहा है 100 माइनस थीटा। और इस स्लैब के अकॉर्डिंग देखें, इस स्लैब के अक्रॉस देखें तो वो भी 100 माइनस थीटा बैठ रहा है। मतलब वोल्टेज सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्लैब पैरेलल में है। तो हम इस स्लैब को हटा के रेजिस्टेंस बना देंगे, इसे मैं R1 बोल दे रहा हूँ। और ये पैरेलल में है तो इसे मैं बोल दे रहा हूँ ये हमारी R2 है। अब यहाँ पर देखो, इसके ये वाला, इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो थीटा माइनस 0 डिग्री है, मतलब ये सीरीज में हो गया। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हो गया हमारा R3। और यहाँ का टेम्परेचर को मैं थीटा बोल रहा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर थीटा है, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम कहते हैं कि R1 निकालते हैं। तो R1 जो होगा वो होगा L बाय के ए, मतलब इस जो ये स्लैब है उसकी लेंथ। तो यहाँ पर हमें लेंथ नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि L होगी। सिमिलरली इसका जो K है वो K1 है और इसके एरिया को मैं A बोल देता हूँ। लास्ट में कटने वाला है, एक बार इसको मैं A बोल रहा हूँ। R2 जो होगा, R2 वो होगा, इसकी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट और सेकंड, दैट इज ये और ये, इनकी लेंथ सेम है तो ये L हो गया। ये इसका K2 हो जाएगा और हमें गिवन है कि जो इट इज़ डबल, दैट इज जो इसका जो एरिया है, एरिया भी हमारा क्या है, सेम है, तो इसको भी मैं A बोल लूँगा। R3 क्या होगा, R3 में हम लेंथ, तो यहाँ पर हमें गिवन है लेंथ तीनों की सेम है तो ये L हो गया। इसका K3 हो जाएगा और एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एरिया थर्ड कंडक्टर का है वो डबल है फर्स्ट के, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि वो 2A हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा L3 बाई के 2K। तो यहाँ पर R1 R2 R3 तीनों की ये आ गई है। अब यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पर हम एनालॉगी पूरी ओम्स लॉ की समझ रहे हैं तो यहाँ पर किरचॉफ्स के लॉ भी यहाँ पर सेम रहेंगे। दैट इज, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जो करंट I1 है और अगर यहाँ से करंट I2 है तो यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा I3। अगर मैं बोलता हूँ तो ये रिजल्ट फॉलो होगा कि जो I1 प्लस I2 है वो I3 के इक्वल होगा। अब I1 क्या होगा, I1 होता है I इज इक्वल टू V बाई आर, और V यहाँ पर हम टेम्परेचर डिफरेंस, तो I1 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का डिफरेंस दैट इज 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय R रजिस्टर R1। तो R1 को हम लिख देंगे L डिवाइडेड बाय K1A प्लस I2 जो होगा वो होगा 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय R2 क्या होगा L बाय K2A इज इक्वल टू I3 में टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, थीटा माइनस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय R3 क्या है L बाय 2K3A। अब जो कट रहा है उन्हें काट देते हैं, तो देखो यार L और L कट गया, A और A कट गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर हम क्लबिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा K1 100 माइनस थीटा
प्लस K2 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2K3 थीटा। तो यहाँ पर K1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 60, ये होगा 100 माइनस थीटा, प्लस K2 की वैल्यू गिवन है हमें 120, ये होगा 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू K3 की वैल्यू हमें गिवन है 135, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 270 थीटा। तो अब मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 6000 माइनस 60 थीटा प्लस 12000 माइनस 120 थीटा इज इक्वल टू 270 थीटा। 6000 और 12000 हो गया 18000 माइनस 180 थीटा इज इक्वल टू 270 थीटा। तो यहाँ पर 18000 जो आया है वो आया है दैट इज 180 एंड 270 0 5 2 4 450 थीटा, ये से ये गया। अब यहाँ पर हमारा जो थीटा आया दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 45, 2 से डिवाइड करते हैं तो 900 डिवाइडेड बाय 3 से करते हैं तो 600 डिवाइडेड बाय 15 एंड दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस। इंटीजर टाइप का सवाल है तो इसमें हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो यार आज के दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रोटेशन चैप्टर से है। कई लोगों को रोटेशन चैप्टर से बहुत डर लगता है। देखो कुछ पार्ट जो रोटेशन का है वो टफ है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट है वो इतना टफ नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये सब इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, मतलब एक स्टैंडर्ड एक्सिस पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस पे कैसे होते हैं, और दो थ्योरम्स होती हैं दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि इस क्वेश्चन में लगने वाली है, और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो वाला पार्ट देख के जाना। और एक डिस्क में से दूसरी डिस्क हटा देना, एक रिंग में से दूसरी रिंग हटा देना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो यार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दे रखी है हमें, तो हम बना लेते हैं कि ये एक डिस्क टाइप की है। तो इस पे डायग्राम पे मत जाना। एक ये आर रेडियस की है और मास एम है इसका, और वो रोटेट कर रही है अपने परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज इस एक्सिस पर वो रोटेट कर रही है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक छोटा पार्ट, तो एक बार इसका बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक डिस्क है और इसके ये वाली अगर एक्सिस है तो अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस है तो यहाँ से हमने एक डिस्क हटा दी है। अब इस रेडियस आर है इसकी, तो हमने एक ये डिस्क हटाई, तो इस छोटे वाले की रेडियस कितनी हो गई, इस छोटे वाले की रेडियस हो गई r/2 और बड़े वाले की रेडियस हो गई r। तो हमसे पूछा है कि अगर इसको हटा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ रिमेनिंग पार्ट का ओरिजिनल डिस्क के अबाउट, दैट इज इसी एक्सिस के अबाउट हमें रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो यार इसको दो पार्ट्स में सोल्व करो, दैट इज कि हमारे पास एक बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस r है और मास m है, और एक छोटी डिस्क है जिसका मास मैं m डैश बोल देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, छोटी डिस्क का मास m तो हो नहीं सकता, m से कुछ कम ही होगा, और इसकी रेडियस हमें r/2 है। तो हमें अब सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट। अब यार देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिस्क का, वो होता है हाफ mr²। तो यहाँ पर जो होगा दैट इज हाफ mr², और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है छोटी वाली का, वो होगा 1/2 m डैश और r/2 का होल स्क्वायर। अब कई लोगों को लग रहा होगा यार ये छोटी वाली डिस्क का हम कैसे निकालें, मास कैसे निकालें। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सारी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन का यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर m मास है, दैट इज अगर π² एरिया में m मास है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, दैट इज m/πr²। और इस डिस्क का एरिया क्या है, इसका हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर, दैट इज πr²/4। तो अगर हम कहें कि πr²/4 में कितना होगा, तो वो होगा m/πr² मल्टीप्लाई बाय πr² डिवाइडेड बाय 4। तो πr² गया, तो छोटे वाले का जो मास होगा बड़े वाले के रेस्पेक्ट में, वो हमारा आ गया दैट इज m/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर। अब कई लोगों को लग रहा होगा यार इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट नहीं, अगर ऐसा करते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, और अगर ऐसा करते हो तो ऑप्शन में एक आंसर बैठा है। तो अब बट यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट ये लगता है कि हमें इस कॉमन एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो यार बड़ी वाली डिस्क का तो हमने निकाल लिया इसके अबाउट, बट छोटी वाली डिस्क का तो हमने इसके अबाउट निकाला है ना। तो यहीं पर यूज होती है कि यहाँ का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और अगर हमें यहाँ का निकालना है तो उसके लिए जो थ्योरम यूज होती है वो होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो ये कहती है कि अगर हमें कोई भी एक स्ट्रक्चर है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं का भी पता है और हमें कहीं दूसरी जगह का निकालना है, मान लो इस वाले का निकालना है, एक्सिस परपेंडिकुलर ही है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी का मास होगा,
इस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो हम d मान लेते हैं, तो ये d होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा उस दूसरी एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो हम इस वाली डिस्क का निकालते हैं और ऑब्वियस सी बात है इसका ऐड होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट वो ये तो होगा, दैट इज 1/2 m/4 r/2 का होल स्क्वायर, और इसमें जो ऐड होगा वो होगा इस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो r/2 ही है, तो वो होगा m/4। देखो यार छोटी वाली डिस्क का कर रहे हैं तो m/4 लिखना मत भूलना, गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय r/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो m/8 r²/4 प्लस mr²/16, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा mr²/32 प्लस mr²/16, तो ये आ जाएगा 3mr²/16। अब जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज फाइनल आंसर वो होगा इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसको हटा दो, तो 1/2 mr² में से हम क्या करेंगे 3/16 mr²। यहाँ पे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो एलसीएम है वो 16 की जगह 32 आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये होगा 32। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 mr² माइनस 3 mr² डिवाइडेड बाय 32, ये हो जाएगा 13/32 mr²। ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये हमारा आंसर है। होप सो आपको समझ आया होगा। कि तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो हम पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं टू नॉन आइडियल बैटरीज का, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है वो दोनों बैटरीज के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के स्मॉलर होता है। तो यार जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तुमने काफ़ी बार सुनी होगी, तो वो सेकंड स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, देखो यार अगर दो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये R1 रेजिस्टेंस है और इसके करस्पॉन्डिंग R2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो इसका जो इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग R1 R2 की वैल्यू से कम होता है। तो जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो तो ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है, बट एक बार स्टेटमेंट 1 जो है उसको हम चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास दो नॉन आइडियल बैटरीज है, दो नॉन आइडियल बैटरीज का मतलब है उन बैटरीज के करस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये एक E1 EMF वाली बैटरी है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई R1 नाम का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और अगर कोई E2 नाम की बैटरी है E2 और उसके करस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, बट जो इस इन दोनों का बैटरीज का जो इक्विवेलेंट होगा जिसे मैं इक्विवेलेंट बोलता हूँ, वो इस तरीके का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। उसका रिलेशन होता है इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यहाँ पर पोलैरिटी का भी रहता है कि अगर इसकी पोलैरिटी, अब तो दोनों तरफ की पोलैरिटी सेम है, बट अगर पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, दैट इज ये इस तरफ कनेक्टेड इस तरफ, तो यहाँ पर जो साइन है, साइन वो प्लस माइनस का चेंज होता है। बट क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते कि जो इक्विवेलेंट हमारे पास EMF होगा वो E1 और E2 के वैल्यूज से छोटा होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। कुछ केसेस में हो सकता है, बट जनरल हम इसको नहीं कर सकते जैसा हम रेजिस्टेंस के केस में कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू था, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो यार आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, और जो इस टाइप की वैरायटी है इलेक्ट्रोस्टैट्स में उससे पे जेई एडवांस में, जेई मेंस में नहीं, जेई एडवांस में भी काफ़ी सवाल आ चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक इन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेट्स इक्वली एंड बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। तो हमें कहा गया है कि हमारे पास दो मेटल प्लेट हैं, ये दो मेटल प्लेट हैं, और इन दोनों की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों की लेंथ सेम है, तो थोड़ा सेम बना देते हैं इसे। तो ये दोनों 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर कहा गया है कि एक पे चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे पे चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिवली भी चार्ज है। तो ये इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमें जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक बार उनको नोट कर लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो दे रखी है 9.1
v/सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें क्या गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस फोर्स की वजह से इसमें इसके जो पाथ में है वो ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो करता है, और जैसे ये फॉलो करेगा तो यहाँ से वो इमर्ज आउट होगा विद सर्टेन स्पीड, जिसे मैं v बोल देता हूँ। अब यहाँ पर अगर इसके कंपोनेंट्स करें तो अगर इसको करते हैं, तो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो इस बार इसको मैं थोड़ा इधर बोल देता हूँ कि ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये इसका ये अगर थीटा है तो ये हमारा जो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा vx, और इसे हम बोलते हैं vy, और ये v हो गया। तो हमसे ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है दैट इज जो vx है वो हमें दे रखा है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और हमसे कहा गया है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज हमें vy बताना है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो एक आसान सा इसमें कंसेप्ट लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, फोर्स यहाँ पर y डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन 0 है, और वर्क डन 0 है तो वेलोसिटी का चेंज नहीं आने वाला। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 10⁶ थी तो इनिशियली भी यहाँ पर 10⁶ ही होने वाली है। तो यहाँ पर हम एक पहला कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी दैट इज, जो यहाँ पर सिंपल हम कहेंगे कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो कितनी है 10⁶, या फिर हम बोल देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए vx है, इज इक्वल टू vx ही तो है। डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर अगर हम टाइम निकालें तो वो होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय vx। तो ये हमारे पास टाइम हो गया, इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब y डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, सब चीज़ें हैं, तो सबसे पहले y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। देखो यार, यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता, ग्रेविटी यहाँ पर नहीं लेते हैं, ये एक वैक्यूम टाइप चैम्बर में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारे पास QE है दैट इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसे हम मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन सिर्फ यहाँ पर y डायरेक्शन में होगा, x में कोई फोर्स नहीं है, तो वो होगा QE/m, जहाँ पर Q होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और m होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम y डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं दैट इज vy इज इक्वल टू uy प्लस AYT। देखो टाइम का कौन सी एक्सिस पर है उस पर कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से हम कहेंगे vy। देखो इनिशियली y डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं थी, कुछ भी नहीं है स्पीड y डायरेक्शन में, तो ये 0 हो गया, प्लस ay जो है हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं दैट इज QE/m, और जो t हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी उसको यहाँ पर डाल देते हैं 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय vx। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है और हमारा vy आ जाएगा। सारी चीज़ हम किस में डालेंगे, SI यूनिट में डालेंगे। तो मैं इस फटाफट इसे सोल्व कर देता हूँ। Q हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो होगा 1.6 × 10⁻19, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 9.1। बट देखो यार यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई, तो वो ऊपर जाएगा तो वो 10⁻² हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इन दोनों को सोल्व -1 डिवाइडेड बाय vx हमारे पास 10⁻6 है। तो देखो यार 9.1 गया, ये 1.6 है तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय पावर को सोल्व कर लेते हैं, तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी 2 - 1 1, और 1 हम इसमें करेंगे तो -18 डिवाइडेड बाय 10 की पावर ये हो जाएगा -25। तो अब अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं 1.6 × 10 की पावर 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगी हमारी y डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये आपको होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो यार, आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये हमारे पास वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर का एक टॉपिक है। तो यार यहाँ पे है ना, कई लोग क्या है ना बहुत सारे फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी उसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है उसका फॉर्मूला, और वेलोसिटी कैसे वेरी करती है उसका फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं। बट मैं कह रहा हूँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक तो हमें फोर्स की हमें एनालिसिस पता होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है किस तरीके से, और दूसरा हमें एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए दैट इज फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों क्या होती है सेम होती है, कंजर्व होती है। तो अगर ये हमें पता है तो हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और हमें यहाँ पर एक ये भी कंडीशन पता होनी
होनी चाहिए कि हम अगर बेस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दें कि ऊपर जाके वो स्लैग ना करे, स्लैग करे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो यार मैं एक बार बता देता हूँ, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि वो यूज़ होने वाले हैं, बाकी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको वी नॉट से, ये एक तरीके से स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो अगर मैं इसको √4GL देता हूँ, मान लेते हैं मैं इसे, सॉरी, ये अगर मैं बोलता हूँ L है, तो अगर मैं इसे √4GL देता हूँ, तो ये ऊपर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसे मैं P पॉइंट बोल देता हूँ। तो ये ऊपर वाले पॉइंट से पहुँचने से पहले ही जो ये हमारे पास थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, वो क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी। दैट इज़ वो स्लैग करके नीचे गिर जाएगी पहले ही। तो अगर √4GL से कम दी है हमने और √4GL दी है, तो ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ पर जो धागा है, ये यहाँ से वो कर जाएगा, हमारे पास ये स्लैग कर जाएगा। बट अगर मैं इसको √5GL वेलोसिटी देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस पूरे वर्टिकल और सर्कुलर मोशन को कवर कर लेगा। दैट इज पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कर लेगा। तो ये कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक, सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये एक स्पीयर है, ये हमारे पास एक थ्रेड है, ये पॉइंट ए है जिसमें हमें वी नॉट वेलोसिटी दी है, और यहाँ पर कहीं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बी है और यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सी है, इस तरीके से है। और हमें कुछ एंगल वेंगल का दे रखा है, ये 60 डिग्री है, और हमारे पास जो ये वाला एंगल है वो भी 60 डिग्री है। लग नहीं रहा होगा बट 60 डिग्री है, समझ जाओ यार। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अब क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसने कुछ हाइट गेन की, और हाइट गेन की तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहने वाली है, तो ये वी डैश होगा। मान लेते हैं वी डैश नहीं, इसे हम बोल देते हैं कि ये वी बी वेलोसिटी है, और यहाँ की वेलोसिटी हम कह देते हैं कि ये वी सी वेलोसिटी है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, कि जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेज एट पॉइंट डी। दैट इज डी पॉइंट हमें ये वाला गिवन है कि डी पॉइंट पर जाके जो रस्सी है वो स्लैक कर जाती है, ढीली पड़ जाती है। अब जैसे ही डी पॉइंट पर वो ढीली पड़ती है, इसका मतलब है अगर उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगा ना, थोड़ा सा भी, दैट इज इनफिनिटेसिमल स्मॉल फोर्स भी लगा, तो वो हमारे पास पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि वर्टिकल और सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगी, तो यहाँ पर जो वी नॉट है वो होगा √5G। देखो ये रेडियस थी जिसे मैंने एल बोला था, बट क्वेश्चन में इसे हमें दे रखा है, हम कुछ दे नहीं रखा तो हम इसे आर बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा √5GR। तो ये वी नॉट वेलोसिटी है। अब मैंने कहा था कोई भी फालतू का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री लगती है और एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन हमें 2 पॉइंट पे लगानी पड़ेगी, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लगानी है, और एक ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में लगानी है। तो पहले ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर। तो ए और बी पॉइंट के बीच में, तो हम एक रेफरेंस मान लेते हैं। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस मानना जरूरी है, कहीं पर भी मान सकते हैं, बट मैंने कह दिया कि भैया ये जो ए पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। ए पॉइंट पर हमें वेलोसिटी, अभी मैं लास्ट तक वी नॉट लेके चलूंगा और लास्ट में हम वी नॉट की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ½ वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर मैंने वी बी मानी है, तो वो होगा ½ वी बी स्क्वायर प्लस, अब यार पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें हाइट देखनी है, तो बेसिक ज्योमेट्री है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हम, तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर निकालनी है, तो उसके लिए बेसिक ज्योमेट्री हमें देखते हैं। मैं इस वाले डायग्राम बता देता हूँ सो दैट क्लैरिटी से आपको समझ आ जाए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा रेफरेंस है, तो हम यहाँ पर ये वाला जो हमें एंगल गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पर हम कॉम्पोनेंट खेलेंगे, तो ये हमने लाइन बना ली। अगर ये आर रेडियस है तो इसका ये कोस कॉम्पोनेंट है, तो ये हो जाएगा आर कोस 60 डिग्री, और ये पूरी जो लेंथ है वो तो रेडियस है, तो जो ये हाइट हो गई हमारी, जो ये हाइट जिसे मैं एच बोल दे रहा हूँ, वो एच क्या होगी, वो होगी आर माइनस आर कोस 60। तो जो हमारी हाइट हो गई दैट इज आर माइनस आर कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो r/2। तो ये हाइट हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगी mg, और हाइट जो होगी दैट इज r/2। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, देखो यार, m से m कैंसिल, 2 कैंसिल, तो जो v नॉट स्क्वायर है वो होगा vb स्क्वायर प्लस gr। अब ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बॉक्स में बंद करके इसे 1 बोल देते हैं। अब आता है कि हमने ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया।
अब हम ए और सी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हमें पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल बताना है। तो हम कहेंगे ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस माना है तो 0, काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर दैट इज हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी हमें हाइट देखनी है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर निकालने के लिए हमें यहाँ पर भी हाइट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इस सेंटर से इसे ज्वाइन करा देते हैं और ये हमारे पास लाइन है, ये हमें 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और ये हमारा रेफरेंस है। तो हमारे पास अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ, ये आर है, तो इसका ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाएगा आर कोस 60, और सी पॉइंट की रेफरेंस से हाइट कितनी है, ये हाइट है, ये पूरी हाइट है, और ये हाइट कितनी होगी, ये होगी आर प्लस आर कोस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर कोस 60 क्या होता है 1/2, अब इसका ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3r/2, ये हो जाएगा 3r/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम जी इंटू हाइट हो जाएगी हमारी 3r/2, यहाँ पर भी एम से एम कैंसिल, 2 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन आई दैट इज वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 3gr, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखो यार रेशो वाली प्रॉब्लम है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि रेशो वाली प्रॉब्लम में हमें ये देखना होता है कि न्यूमरेटर में पहले कौन सा आ रहा है और डिनोमिनेटर में कौन सा आ रहा है, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन रिवर्स करके भी दे देते हैं। तो हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें बी पॉइंट पर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर, इनका रेशो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब देखो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया, वी बी स्क्वायर, अब फर्स्ट इक्वेशन से वी बी स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन से जो वी सी का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज वी नॉट स्क्वायर माइनस 3gr। तो हमारा जो रेशो आया है वो आया वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस 3gr। मैंने कहा था कि वी नॉट की वैल्यू हम अभी पुट नहीं करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे, तो ये हमारी वी नॉट की वैल्यू है, तो इसे हम पुट करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 5gr माइनस जी आर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर दैट इज 5gr माइनस 3gr। तो ऊपर हम देखें तो वो आता है 4gr डिवाइडेड बाय नीचे आता है हमारे पास 2gr। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो 2 आया। यार तो थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक क्या हुई है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l है, बट मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ r मान ली है, बट उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लास्ट में जो हमारा r है अगर यहाँ l भी होता तो वो भी कट जाता। तो फाइनल हमारा जो आंसर आया वो 2 आया है, और ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर बी या 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ आया होगा। ये हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और सजेशंस दें कि मैं और किस तरीके से अच्छे से समझा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।